हेलो बच्चों। सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस पढ़ने के क्रम में हमने ये तय किया था कि हम उन विषयों को भी अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे जो हमारे दैनिक जीवन में काम आता है और साथ ही हमें एक क्लियर और बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाने में हमारी मदद करेगा। तो सोशल टॉपिक्स समझने के क्रम में आज हमने एक टॉपिक लिया है जो है फेमिनिज्म फॉर पोलराइज्ड टाइम्स। इस बीच अक्सर आपको डिबेट सुनने को मिलती होगी। वो फेमिनिज्म को लेकर के हो सकती है, ये सही है या गलत है, या फेमिनिज्म की हमें कितनी जरूरत है। साथ ही अब इस बीच पुरुष अधिकारों की मांग को लेकर भी लगातार नए सवाल खड़े होने लगे हैं। तो क्या हमें सिर्फ एक वर्ग के बारे में सोचना चाहिए या हमें मेन एंड विमेन दोनों के बारे में सोचना चाहिए? इन सभी चीजों को इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। इसमें दिया है कि हाल में ही जो विमेन्स रिजर्वेशन बिल आया है 2023 में, जिसमें यह कहा गया है कि विमेन के लिए 33% सीट्स रिजर्व होंगी। और ये देश के लिए एक बड़ा कदम है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर जब महिलाएं सक्षम होंगी और राजनीति में जब महिलाओं का आगमन होगा तो कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जाएंगे जिससे विमेन एम्पावरमेंट का रास्ता आसान होगा। इसी क्रम में ये बात करती हैं कि भविष्य में ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं होगा जो इसको चेंज करने की कोशिश करेगा। लेकिन मेन एंड विमेन सोसाइटी में दो जेंडर है, इन जेंडर को लेके किस तरह के चैलेंजेस हैं और इन चैलेंजेस को हमें किस तरह से एड्रेस करना चाहिए, इसको लेके इन्होंने आगे बताया है। इनका कहना है कि यहाँ पर दो तरह के टेरेन्स हैं। कहने का मतलब दो तरह के रास्ते हैं। अगर हम बात करें, पहला रास्ता है जो स्ट्रक्चरल है, जो बात करता है कि सदियों से किस तरह की व्यवस्था अब तक चली आई है। यहाँ पे बात की गई है कि दो तरह के टेरेन्स हैं। एक स्ट्रक्चरल है जो कि सोसाइटी के द्वारा बनाया गया है। समाज ने सदियों से इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जो महिलाएं हैं वो हाशिए पर जाती चली गई हैं। पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को हाशिए में होने का मतलब ये है, राजनैतिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, पारिवारिक तौर पर जो फैसले लेने की क्षमता है या जो फैसले लेने का जो क्रम है वो पुरुषों के हाथ में ज्यादा रहा है बजाय महिलाओं के। तो धीरे धीरे उनको हाशिए पर धकेला गया है। तो इसका जो पहला कारण है वो तो स्ट्रक्चरल है। उसके साथ यहाँ पर बात करते हैं कि जो दूसरा रीजन है वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स का है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि दो चीजें एक साथ है। एक तो स्ट्रक्चरल रीजन है, दूसरा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स है। मेन एंड विमेन के बीच जिस तरह का रिलेशनशिप है उसके आधार पर यह तय होता है कि आपके पॉलिटिकल डिसीजन क्या होंगे, इकोनॉमिक डिसीजन क्या होंगे, आप किसको वोट डालेंगे या आप अपना जीवन किस तरह से बिताएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कहा है, अगर हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को या आपस में दो लोगों के हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं या कोई भी रिलेशनशिप जो मेन एंड विमेन के बीच है, अगर हम इसको प्रॉपर ढंग से एड्रेस नहीं करेंगे तो भविष्य में इस चीज को लेकर के प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, जो कि अभी वर्तमान में भी हो रही है। वही चीज लिखा है कि यहाँ पर हर छोटा माइनर कॉन्फ्लिक्ट एक तरह के पावर बैटल में चेंज हो जाता है। एक दूसरे को लोग हराने पे उतर आते हैं कि मैं सही हूं या तुम सही हो, और ये बात कोर्ट कचहरी तक भी जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ पॉलिटिकल एस्पेक्ट से आप उन पहलुओं को नहीं सुलझा सकते जो समाज में मौजूद हैं। उनको सुलझाने के लिए आपको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स पे काम करना होगा और हर एक माइनर बैटल को एक पावर डायनेमिक्स में नहीं कन्वर्ट करना होगा। वही चीज यहाँ पर दी है। और साथ ही हर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हमेशा ऑपरेशन या डोमिनेशन की तरफ ही नहीं जाती है। कहने का मतलब कि अगर हम कहते हैं कि हर रिलेशनशिप में एक व्यक्ति दूसरे को दबा ही रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है।
साथ ही पावर डायनेमिक्स का मतलब ये है कि जब किसी भी तरह का रिलेशनशिप दो लोगों के बीच फॉर्म होता है तो एक दूसरे को ओवर पावर करने का गेम शुरू हो जाता है। जहां पर इस तरह के पावर डायनेमिक्स काम नहीं करते वहां रिलेशनशिप बेटर काम करते हैं। ये जो रिलेशनशिप है ये बॉस और एम्प्लॉय के बीच भी हो सकता है, ये घर में हस्बैंड एंड वाइफ के बीच भी हो सकता है, ये पेरेंट्स और बच्चों के बीच भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि हर रिलेशनशिप चाहे वो सोसाइटल हो चाहे वो इंटरपर्सनल हो, इन सब में एक पावर डायनेमिक्स काम करता है। अगर हर टाइम कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे को ओवर पावर करेगा और डोमिनेट करेगा और अपने सारे डिसीजन दूसरे पे थोपेगा, ऐसे में दूसरा व्यक्ति अपने आप मार्जिनलाइज सेक्शन में चला जाएगा। क्योंकि अगर उसकी फ्री विल ही किसी ने छीन ली या उसके खुद के डिसीजन मेकिंग पावर ही किसी ने ले लिया, तो ऐसे में वो अपने लाइफ के बेटरमेंट के लिए कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएगा और ये एक तरह का ऑपरेशन होगा या दबाव बनाना हो जाएगा। साथ ही कहा गया है कि हम एक तरफ जहां बात कर रहे हैं फेमिनिज्म की, दूसरी तरफ हमें ये भी समझना होगा कि जो पुरुष हैं, जो आदमी हैं, जो मेन हैं, वो ऐसी कंडीशंस में भी काम कर रहे हैं जहां पर बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशंस है या डिफिकल्ट एनवायरनमेंट है। कहने का मतलब आप एक लेबर को काम करते हुए देख सकते हैं सोसाइटी में। जब भी आप देखेंगे कोई एक लेबर जो 45 डिग्री टेम्परेचर में भी ईंटा ढो रहा है, अब सवाल ये है कि वो ईंटा किस लिए उठा रहा है? सिर्फ इसलिए कि उसे थोड़े पैसे मिल जाएं और जिससे जाके वो उसे अपने परिवार के साथ शेयर करेगा, उसके बीवी उसके बच्चे अपने एक अच्छे जीवन की शुरुआत कर पाएंगे। और ये करने के पीछे उसका रीजन है सेंस ऑफ लव एंड ड्यूटी। लेकिन इसके साथ ही एक ऑप्शन आता है गिव एंड टेक का। कई बार लोगों ने उसको नेगेटिव एस्पेक्ट में ले गए हैं। यहाँ पर लेखिका ने यही बात कही है कि हर चीज को नेगेटिव एस्पेक्ट पे लेकर नहीं जाना है। अगर मेल पैसा कमा कर ला रहा है और उसके बदले वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसकी बाकी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बियर की जाएंगी, तो ये एक तरह का गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। उसके बदले में वो पैसा दे रहा है अपने घर में और उसी के बदले वो उम्मीद कर रहा है कि उसको बेटर फैसिलिटीज दी जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि हर बार इस गिव एंड टेक को हम एज अ ऑपरेशन नहीं देख सकते या फिर हम इसको पेट्रियार्की नहीं बोल सकते। अक्सर लोग किसी भी चीज को लेबल या टैग करने की बात करते हैं। ये जो रिलेशनशिप है गिव एंड टेक का, ये जरूरी नहीं है कि ये आपको पेट्रियार्की को ही शो कर रहा है। साथ ही ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें हस्बैंड इमोशनली और प्रैक्टिकली अपनी वाइफ पे डिपेंड हो सकता है और ये एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसकी घर उसकी वाइफ संभालेगी। साथ ही कोई भी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ये नहीं बता सकते कि कब पेट्रियार्की एक्सट्रीम फेज पे है और कब उसका नॉमिनल फेज है। कहने का मतलब यहाँ पर आपको बहुत ही माइन्यूट वे में समझना होगा कि गिव एंड टेक रिलेशनशिप में कब एक ऑपरेटर की भूमिका में मैन है और कब वो एक नॉमिनल फैमिली को रन कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर सिर्फ गिव एंड टेक है तो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर नहीं होते हैं, होते हैं, लेकिन इनको एड्रेस करने का एक तरीका है। हर बार इसको एक मिसोगाइनी या एक एविडेंस ऑफ ऑपरेसिव इंटेंट नहीं घोषित करना चाहिए। साथ ही ये कहा गया है कि जितने भी तरह के सोशल चेंज हैं या सामाजिक बदलाव है वो पब्लिक प्रोटेस्ट और पॉलिसी रिफॉर्म से ही आते हैं, लेकिन इसके साथ ही हमको डेली नेगोशिएशंस करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी तरह का पॉलिटिकल रिफॉर्म किया जाएगा और उससे रातों रात सब लोगों के जीवन में बदलाव आ जाएगा। खासकर जब हम फैमिली स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो फैमिली स्ट्रक्चर सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को बदलने से काम नहीं चलेगा। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के साथ साथ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और डे टू डे लाइफ में चीजों को नेगोशिएट करना पड़ेगा। कहने का मतलब अगर मेन और वीमेन का रोल्स एंड फंक्शंस पहले से प्री डिफाइंड है और अगर उसे चेंज किया जाता है तो ये नेगोशिएशन होना चाहिए कि किस तरह से वो नए रोल्स और फंक्शंस को अपने ऊपर अप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मेन अब तक जो सोसाइटी में चला आ रहा है, मेन की भूमिका ये है कि वो बाहर जाएगा, बाहर से चीजों को गैदर करेगा और एक प्रोवाइडर की भूमिका निभाएगा। विमेन का काम है घर को संभालना,
और घर के डेली हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बियर करना। अगर विमेन इस रोल को चेंज करती है और विमेन इस रोल को चेंज करने के बाद मेन, अगर मेन भी प्रोवाइडर है और विमेन भी प्रोवाइडर है, अगर दोनों इकोनॉमिक स्टेबल हैं और दोनों इकोनॉमिकली बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें आपस में नेगोशिएट करना होगा कि किस तरह से वो अपनी लाइफ को रन करेंगे और आगे किन डिसीजंस को वो चेंज करेंगे। तो कहने का मतलब हर जगह पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या पॉलिटिकल रिफॉर्म से ही काम नहीं बनेगा, आपको अपने डेली रूटीन में चेंज करना होगा। आपके छोटे छोटे जो भी दिन भर के कदम हैं उनमें बदलाव करने के बाद अपने जो रोल्स हैं उनके बारे में वापस से रीथिंक करना होगा। यहाँ पर कहने का मतलब है, साथ ही ये दिया है कि जब भी आप कोई भी कहानी ऐसे सुनते हैं कि मार्जिनलाइज्ड सेक्शन से या हाशिए में रहने वाली किसी ग्रामीण पृष्ठभूमि की महिला के द्वारा कोई ऐसा काम किया गया जो अनएक्सपेक्टेड था या फिर कोई सक्सेस हासिल की गई, तो इन सब के पीछे किसी न किसी पुरुष का ही हाथ अक्सर आपको देखने को मिलता है, क्योंकि उस व्यक्ति ने आगे जाने में मदद की। वही लिखा है कि अगर आपको अनएक्सपेक्टेड सक्सेस की स्टोरी सुनने को मिलती है तो उसके पीछे कोई फादर होगा जिसने अपनी बेटी को कभी कॉलेज भेजा होगा, जिससे एक रियल स्टोरी ऑफ प्रोग्रेस हम सबके सामने आई। कहने का मतलब है, पहले से लेकर भी ये चला आ रहा है कि लड़कियों की शिक्षा पर पैसा बहुत कम खर्च किया जाता है और अगर लड़की शिक्षित नहीं होगी तो उसके पूरा जीवन गुलामी में ही बीतेगा। पहले वो अपने पिता पर आश्रित होगी और बाद में वो अपने पति पर आश्रित होगी। तो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग जैसा कोई सवाल पैदा नहीं होगा, इसीलिए एजुकेशन पर इतना जोर दिया जाता है। यहाँ पर लिखा है कि अगर आपको चेंज लाना है तो सबसे पहले जरूरी है कि आप सोसाइटल चेंज की बात करें और साथ में ही स्टेट पावर की, दोनों चीजों को कंबाइन करके देखना होगा। स्टेट का मतलब वही है कि जब आपको राज्य से सुरक्षा प्राप्त होगी, आपके लिए ऐसे कानून होंगे कि अगर आपके साथ गलत हो और आपको सुरक्षा प्राप्त हो तभी आप तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन कई बार इस सोसाइटल चेंज के क्रम में आपको ऐसी घटनाएं भी सुनने को मिल जाती हैं कि किसी बेटी ने प्यार किया, उसके लिए उसी के घर वालों ने उसकी हत्या कर दी, या अक्सर देखने को मिलता है कि किसी बेटी ने लव मैरिज कर लिया तो घर वालों ने उसका पिंडदान कर दिया। तो ये जो घटनाएं हैं, ये सारी चीजें ये सोसाइटल चेंज से ही आएंगी। सामाजिक तौर पर जब लोगों को देखने का रवैया परिवर्तित होगा तभी ये चीजें परिवर्तित होंगी। सोसाइटल चेंज केवल पॉलिटिकल रिफॉर्म से नहीं आ सकता, उसके लिए आपको अपने आसपास की सोसाइटी को चेंज करना पड़ेगा। उसके साथ ही यहाँ पर दिया है कि ग्रास रूट लेवल पे अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि प्रॉक्सी की तरह महिलाएं काम करती हैं। कहने का मतलब ग्रामीण क्षेत्र में कई जगह पंचायतों में ऐसा देखने को मिला है कि प्रधान जो है, जिसके नाम पर महिला सीट आरक्षित होने की वजह से वहां पर महिला ग्राम प्रधान है, लेकिन उसके जो दैनिक काम है, यहाँ तक कि जो उसके प्रशासनिक काम है, उनको भी संभालने का काम उसका पति कर रहा है। मतलब ग्राम प्रधान महिला है और उसके नाम से वो सीट है, लेकिन उसके बावजूद उसकी सारी जिम्मेदारियां, उसके सारे काम, उसके सारे फैसले उसके पति के द्वारा लिए जा रहे हैं। तो ऐसा भी देखने को मिलता है। इसके लिए कहा है कि हमें विमेन को एम्पावर करने के लिए मल्टीपल इंटरलॉकिंग फैक्टर्स को देखना पड़ेगा। कहने का मतलब कि सिर्फ अगर हमें विमेन को एम्पावर करना है तो किसी एक चीज से हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, हमें कई चीजों को सिस्टमेटिक वे में चेंज करना होगा, तब हम विमेन को एम्पावर कर पाएंगे। उसमें से पहला है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस सीधी भाषा में एजुकेशन का ही बाई प्रोडक्ट है। तो पहली सबसे जरूरी चीज क्या है कि विमेन को प्रॉपर एजुकेशन दिया जाए। जब उसके पास प्रॉपर एजुकेशन होगा तभी वो जॉब या सर्विसेज के लायक हो पाएगी और वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होकर अपने डिसीजंस लेने में सक्षम हो। साथ ही उसे लीगल प्रोटेक्शंस दिए जाएं और सोशल नेटवर्क्स एंड कल्चरल शिफ्ट्स पे बात की जाए। कहने का मतलब अपने आसपास के लोगों के दिमाग में भी थोड़ा परिवर्तन होना, उनकी मानसिक प्रवृत्तियों का परिवर्तन होना जरूरी है, जिससे वो विमेन की शेमिंग करने
या उनको ह्यूमिलिएट करने की बजाय उनको आगे जाने में मदद करें। साथ ही ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि विमेन भी लड़कों के बराबर पढ़ के उनकी बराबरी करके अपनी लाइफ को अपने ढंग से लीड कर पाएं। कहने का मतलब ये है एटलीस्ट उनको जो पहनना है उसकी आज़ादी उनके पास हो, जो खाना है, जिस ढंग से रहना है, जिस तरह की एजुकेशन लेना है, जिस तरह की जॉब और सेक्टर में जाना है, उन चीज़ों को एटलीस्ट एक बेसिक ह्यूमन के लिए जो बेयर मिनिमम है वो सारी चीज़ें विमेन को मिले और वो फुलफिल हो, तभी विमेन को एम्पावर किया जा सकता है। साथ ही हम ये उम्मीद करते हैं कि हम ऐसे स्ट्रक्चरल इश्यूज को एड्रेस कर पाएं और स्टेट की कैपेसिटी में उनको प्रोटेक्शन दिया जा पाए। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमें स्टेट और सोसाइटी दोनों लेवल पर काम करने की जरूरत है। जब दोनों में चेंज आएगा तब जाके विमेन की कंडीशन चेंज होगी। इसके साथ ही यहाँ पर बात किया है ब्लरिंग ऑफ इनइक्विटीज। इसका मतलब हमें ये समझना होगा कि जब भी हम फेमिनिज्म की बात करते हैं तो हम दो तरह की अलग अलग परिस्थितियों को एक साथ नहीं तौल सकते। एक वो लड़की जो किसी महानगर में है या किसी नगर में है और एक वो लड़की जो ग्रामीण क्षेत्र में है, उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। क्योंकि वहां पर जो आसपास का इन्वायरमेंट है, लोगों का जो व्यवहार है, जो फैमिली की थिंकिंग अप्रोच है, उन सब के जो अलग अलग कंडीशंस जनरेट होती हैं, तो उन दो को हम एक में करके बात नहीं कर सकते। इसीलिए कहा है कि जो इनइक्विटीज हैं उनकी लाइन ब्लर होने लगती है। शहर में बैठे इंसान को बहुत आसानी से उन चीज़ों तक एक्सेस मिल जाएगा, चाहे वो स्टेट अथॉरिटीज़ हो, चाहे लॉ हो, चाहे वो एडवोकेट्स हो। उन तक पहुंचने का या किसी भी तरह के लीगल प्रोटेक्शन को लेने के लिए उनके पास सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा नहीं है। फिर से वही बात आती है, अगर विमेन एजुकेटेड नहीं है और सेल्फ रिलायंट नहीं है, सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं है, तो वो मजबूर होगी किसी भी तरह के अत्याचार को सहने के लिए। ठीक वही बात यहाँ पे कहा गया है कि जिस तरह की प्रॉब्लम्स एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट अर्बन वुमेन पे है, जो कि अपने पति से नेगोशिएट कर रही है अपनी डेली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर के, मतलब विमेन इंडिपेंडेंट है और डेली के काम को लेकर वो अपने हस्बैंड से नेगोशिएट कर रही है, ठीक उसी तरह की प्रॉब्लम उस महिला की नहीं है जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए अपने घर से निकलने से डरती है कि अगर रात में फ्रेश होने के लिए या टॉयलेट जाने के लिए उसे खेतों की तरफ जाना पड़ेगा तो हो सकता है उसका रेप हो जाए। तो इन दो परिस्थितियों को आप एक जैसा नहीं नाप सकते। अर्बन फैसिलिटी में बैठी वो महिला जो इंडिपेंडेंट है और जो अपने पति से डेली हाउस होल्ड के लिए नेगोशिएट कर रही है, उस महिला को आप उससे तुलना नहीं कर सकते जो ग्रामीण क्षेत्र में बैठी है, जिसकी सिचुएशन लाइफ थ्रेटनिंग है और वो सिर्फ रात भर अपने घर से निकल कर सिर्फ टॉयलेट भी नहीं जा सकती क्योंकि उसे खुले खेतों में जाना है और उसे डर है कि वहां कोई आदमी उसके साथ कुछ गलत करेगा। हालांकि इसको लेकर के काफी प्रोग्राम्स चलाए गए, पंचायत के माध्यम से काफी टॉयलेट बनवाए गए, लेकिन अभी भी पूरी तरह सफिशिएंट नहीं है। इसके बाद दिया है कि इन दोनों को लेकर के एक तरह का सिंगल नैरेटिव हम नहीं सेट कर सकते। अर्बन फीमेल के पास अलग तरह की चैलेंजेस हैं, फैसिलिटीज होने के बाद भी चैलेंजेस है। इसीलिए पहले ही कहा था कि डे टू डे लाइफ में नेगोशिएट करना होगा, प्रॉब्लम्स को समझना होगा और उसे चेंज करना होगा। बिना नेगोशिएशन की चीजें नहीं बदलेंगी। और अगर हम सीधे छोटी छोटी बातों को लेकर के, पावर डायनामिक्स को लेकर के अगर हम बैटल फील्ड बना देते हैं तो जल्दी ही परिवार की जो संरचना है, जो फैमिली स्ट्रक्चर है, वो कोलैप्स कर जाएगा। तो इसीलिए सोसाइटी और स्टेट दोनों को साथ लेकर के चलने की जरूरत है। उसके बाद दिया है यहाँ पर प्रिविलेज्ड और वल्नरेबल को एक करके आप नहीं देख सकते। अक्सर जब फेमिनिज्म की बात होती है तो लोग उसके नेगेटिव साइड्स को भी कवर अप करते हैं, लेकिन जो नेगेटिव साइड्स हैं वो अर्बन स्टेट में हैं, वो आपके रूरल में नहीं है। रूरल में आज भी लोगों को रियल फेमिनिज्म की जरूरत है और उनको आगे प्रमोट करने के लिए लगातार काम करना चाहिए। तो इसीलिए लिखा है कि ये जो इनइक्विटी है आप इसकी लाइन को ब्लर नहीं कर सकते। एक सिचुएशन ऐसी है जो लाइफ थ्रेटनिंग है और दूसरी ऐसी है जो नेगोशिएबल है।
डे टू डे काम करने के लिए आप नेगोशिएट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, हाउस हेल्प रख सकते हैं और ऐसे बहुत से ढेरों विकल्प हैं। लेकिन जो दूसरी सिचुएशन है वो लाइफ थ्रेटनिंग है, वहाँ पर आप इस तरह से डील नहीं कर सकते। हो सकता है आप बाहर जाएँ और आपके साथ कुछ बुरा हो। तो ये दोनों चीज़ एक नहीं है, तो इसे हम एक करके नहीं देख सकते। साथ ही ये भी दिया है कि अक्सर हम उन लोगों की भी प्रॉब्लम्स को, जब हम फेमिनिज्म की बात करते हैं तो उन लोगों की प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं जो डेली वर्कर्स हैं, डेली वेज पे काम कर रहे हैं, लेबरर हैं। उनकी जो कैटेगरी है वो लोअर इनकम ग्रुप से आती है और वो अपने परिवार के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। वो अपना सर्वस्व लगा के जो भी हासिल करते हैं वो अपनी फैमिली के साथ शेयर करते हैं। तो फेमिनिज्म के एस्पेक्ट में या पैट्रियार्कल माइंडसेट के एस्पेक्ट में हम किसी को डायरेक्टली एक ही कटघरे में नहीं रख सकते। उस लाइन को समझना होगा कि कहाँ हमें एम्पावरमेंट की जरूरत है, कब मेल को जरूरत है और कब फीमेल को जरूरत है। हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है और उस ड्रॉ लाइन के हिसाब से ही हम काम करने लगते हैं। यहाँ पे लिखा है जो भी मेन है, जो लोअर इनकम मेन है, उसे पब्लिक ह्यूमिलिएशन का भी सामना करना पड़ता है। जैसा कि आपको पता है हमारे समाज में लोग एक दूसरे को ओहदों के हिसाब से देखते हैं। इंसान इंसान को नहीं देखता, इंसान ओहदे के हिसाब से सामने वाले को देखता है और ये तय करता है कि किसे कितनी इज्जत बख्शनी। कहने का मतलब हम ये नहीं कहते कि सामने फला व्यक्ति जा रहा है, हम उसे ये लेबर है, ये नाली साफ करता है, ये जूता बनाता है, ये कॉबलर है। तो हम कुछ समय बाद ये भूल जाते हैं कि हम ह्यूमन से इंटरेक्ट कर रहे हैं और हम उसको उसके ओहदे के अनुसार ही व्यवहार या ट्रीट करने लगते हैं। जिसकी वजह से जो लोअर इनकम मेन हैं उनको भी डे टू डे लाइफ में अच्छा खासा ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ता है, अपने ऑफिस में भी, अपने घर में भी, हर जगह। तो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। साथ ही उनकी वाइफ जो कि अनपेड वर्क कर रही हैं उनके घर में, कई बार हम उनको भी इंसल्ट करते हैं। अब ये समझने वाली बात है कि ये सोसाइटी में जो गैप है, इनकम इनइक्वालिटी है, वो हर जगह अलग-अलग है। हो सकता है कोई विमेन काम करने वाली हो, मेन एंड विमेन, मेल एंड फीमेल दोनों काम कर रहे हैं घर में, तो वो उस व्यक्ति को ह्यूमिलेट करें कि वो कोई लोअर इनकम ग्रुप का आदमी है, उसकी वाइफ अगर काम कर रही है, घर में अनपेड लेबर कर रही है, तो उस पे लोग अक्सर ह्यूमिलिएट करते हैं एक दूसरे को। तो ये मैटर और टॉपिक समझने वाली बात है, इसमें एक दूसरे को ह्यूमिलिएट करने जैसा कुछ। और ये जो बातें हो रही हैं ये ह्यूमनियन फेमिनिज्म के अगेंस्ट में नहीं है। कई बार हम हर चीज को अननेसेसरली टारगेट करते हैं और उसे पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स ऑफ पावर में बताने लगते हैं। मतलब हर एक चीज पेट्रियार्की के अंदर खराब ही नहीं है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर भी हैं जिसमें विमेन को सिक्योर करने के लिए या उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए मेन ने वो स्ट्रक्चर डेवलप किए हैं। तो हर चीज को आप लड़ के नहीं सुलझा सकते और केवल फेमिनिज्म के बात पे नहीं कर सकते। साथ ही दिया है कि जब भी फेमिनिज्म की बात करें या फेमिनिस्ट बात करें तो उसको भी रिकॉग्नाइज करें जो डे टू डे लाइफ में इमोशनल एंड इकोनॉमिक प्रेशर है मेन पर, जिससे आपका लाइफ बनता है। खासकर उन लोगों के लिए, वो मेन जो मार्जिन पे हैं, उनकी डे टू डे लाइफ में किस तरह की इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, उनको पहले समझें। ये कहना बहुत आसान है कि वो किसी व्यक्ति को ह्यूमिलिएट करना कि उसकी वाइफ उसके घर में अनपेड लेबर की तरह काम कर रही है। लेकिन उस फैमिली स्ट्रक्चर, उस सोसाइटल स्ट्रक्चर में क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो किसी को पेड लेबर के तौर पे रखें, तो वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। हस्बैंड कमा रहा है, वाइफ अपना घर संभाल रही है। तो हर चीज को ह्यूमिलिएट करने की बजाय प्रॉपर एस्पेक्ट में पहले समझें, उसके बाद समझें, उसके बाद ही कुछ बोलें। ठीक उसी तरह फेमिनिस्ट डिस्कोर्स में बात की है कि जो लोअर क्लास मेन हैं, जो की इकोनॉमी वीक है या वीकर सेक्शन से आते हैं, जिनकी डे टू डे इनकम कम है, उनके भी अपने इमोशनल चैलेंजेस हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। उन प्रेशर को पहले समझें और तब बात करें। ऐसा नहीं है कि केवल फेमिनिज्म की बात किया जाए तो केवल महिलाओं के साथ ही दिक्कत है, पुरुषों के साथ भी दिक्कत है।
और वो कल्चरल पैटर्न और इंडिविजुअल एक्ट्स की वजह से होते हैं। तो कहने का मतलब ये है, इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि किसी एक धारा की तरफ मुड़ने की बजाय डे टू डे लाइफ में क्या बैटल्स हैं उनको समझें, क्योंकि मेन एंड वुमेन से मिलकर ही एक तरह का फैमिली स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। ये एक दूसरे के विरोधी या विपरीत स्थिति में नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, उन्हें पॉलिटिकली प्रमोट किया जाना चाहिए, उनके लिए सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, पॉलिसीज होना चाहिए, लेकिन डे टू डे लाइफ में आपस में नेगोशिएट करें अपने रोल्स और फंक्शंस को लेके, जिससे कि एक बेटर और हेल्दी फैमिली बन सके।